नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप सभी से भारत के राष्ट्रगान और भारत के राष्ट्रगीत के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी तो देशभक्त हैं, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन आप सभी को क्या पता है कि राष्ट्रगान जो आज हमारा जन गण मन है वो इतना आराम से लिखा गया होगा या उनके साथ कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा, या तो राष्ट्रगीत को अपनाने में कितने आसानी या कितना कष्ट झेलना पड़ा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट इसका बैकग्राउंड देखने वाले हैं, राष्ट्रगान का और राष्ट्रगीत का पूरा इतिहास देखेंगे कि कैसे कैसे और किन किन दौर से गुजरना पड़ा हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को। तो आप सभी वीडियो पर बने रहें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे तो फिर आपको एक देशभक्त, अपने जो देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक को भी इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक आप देश के नागरिक हैं तो आपको भी एक इतने आइडिया होनी चाहिए अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और यहाँ पर इस चैनल में आपको इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी जाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें राष्ट्रगान का क्या इतिहास रहा है। तो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रगान गॉड सेव किंग, ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रगान जो है वो गॉड सेव किंग ब्रिटेन का है, जिसे 1825 में तैयार किया गया था। 1825 में ब्रिटेन का जो राष्ट्रगान था गॉड सेव किंग, उसको तैयार किया गया था। फिर 18वीं सदी के मध्य से ही यह देश प्रेम के गीत के रूप में लोकप्रिय रहा एवं राजसी समारोहों में ये गाया जाता था। मतलब 18वीं सदी के मध्य से ही यह देश प्रेम के गीत का महत्वपूर्ण लोकप्रिय स्थान रहा है और जो राजसी समारोह हुआ करते थे उनमें इसको गाया जाता था। ठीक है, गॉड सेव किंग को। तो 19वीं एवं 20वीं सदी के आरंभ में अधिकांश यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन का अनुसरण किया। कुछ राष्ट्रगान खास उद्देश्य से लिखे गए, जबकि अन्य को पहले से मौजूद धुनों में अपनाया गया। जो पहले से धुन मौजूद था उसमें इसको अपनाया गया। अब बात करेंगे हम लोग कि भारत का राष्ट्रगान जो था, भारत का जो राष्ट्रगान था, देखिए भारत में दो मुख्य चीज़ें हैं, एक तो राष्ट्रगान है और दूसरा राष्ट्रगीत है। तो भारत का अगर राष्ट्रगान का बात करें तो जन मन गण है, जन गण मन, और भारत का राष्ट्रगीत के बारे में बात करें तो वंदे मातरम है। ठीक है, तो वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे राष्ट्रगान के बारे में। ठीक है, नेशनल एंथम। तो राष्ट्रगान को नेशनल एंथम कहा जाता है और हमारा जो राष्ट्रगान है वो क्या है, तो जन गण मन। उसका पहला जो लाइन है, पहला स्टेंजा जन गण मन है। इसके रचयिता के बारे में अगर बात करेंगे तो इसको सबसे पहले श्री रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने रचा था। ठीक है, कब, तो 1911 ईस्वी में सबसे पहले इसको रचा था। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ने। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता, मतलब जो तत्कालीन कलकत्ता था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन, मतलब बैठक में इसको गाया गया था। कब, 17 दिसंबर 1911 को। और इसकी गाने की अवधि जो है वो 52 सेकंड तय की गई है। ठीक है, 52 सेकंड इसकी गाने की अवधि तय की गई है, 52 सेकंड। 27 दिसंबर 2011 को मुख्य रूप से दो जो गान थे वो गाए गए थे। एक तो जन गण मन टैगोर द्वारा और दूसरा था रामानुज चौधरी ने जॉर्ज पंचम के लिए अमृत बाजार पत्रिका में छपी लेख को गाया था। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका था, उसमें जॉर्ज पंचम जो थे, इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम थे, वो आए हुए थे और अमृत बाजार पत्रिका में कुछ अंश प्रकाशित हुआ था, उसको गाया था रामानुज चौधरी ने। फिर इस पत्रिका में कहा गया कि कांग्रेसी जलसे की शुरुआत टैगोर द्वारा रचित प्रार्थना से शुरू हुआ है। तो जो अमृत बाजार पत्रिका जो निकला था उसमें कहा गया था कि कांग्रेस जलसे की शुरुआत जो है वो टैगोर द्वारा रचित प्रार्थना से ही शुरू किया गया है। अगर प्रकाशन का बात करें, जन गण मन के प्रकाशन की बात करें, तो इस गीत का प्रकाशन, मतलब जन गण मन का प्रकाशन भारत विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम तत्वबोधिनी, ठीक है, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में जनवरी 1912 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। जनवरी 1912 में कब, जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में और भारत विधाता शीर्षक से इसमें प्रकाशित किया गया था। 1919 में जन गण मन को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से अंग्रेजी में इसे अनुवाद किया गया।
राष्ट्रगान में, जो राष्ट्रगान हमारा था, उसमें सिर्फ उन्हीं राज्यों का उल्लेख किया गया था जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन थे, जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। ठीक है, तो बंगाल, उड़ीसा जो उत्कल था, तो जो भी हमारा उसमें ब्रिटिश शासन के अधीन जो हमारा रियासत था, उसी का इसमें जिक्र किया गया था जो ब्रिटिश शासन के अधीन था। जो पुर्तगाली शासन के अधीन जो राज्य था, उसका इसमें अनुसरण नहीं किया गया था। आगे इसमें कहा गया है कि जन गण मन का सर्वप्रथम बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। सर्वप्रथम बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया, बाद में इसका हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में इसका अनुवाद कराया गया। सुभाष चंद्र बोस ने गीत का अनुवाद हिंदी एवं उर्दू में कैप्टन आबिद अली से करवाया था। ठीक है, कैप्टन आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में इसका अनुवाद किया था। जन गण मन में हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी गई। तो हमारा जो जन गण मन था, उसे जो हिंदी संस्करण था इसका, उसको भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसको स्वीकृति मिला। और हिंदी अनुवाद जो था, इसमें हिंदी अनुवाद में संज्ञा शब्दों के प्रयोग से इसको लिखा गया। तो जो हिंदी अनुवाद था, उसमें संज्ञा शब्दों के प्रयोग से इसको लिखा गया था। फिर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में एक कविता की रचना की थी, जो 5 पदों में की थी। उन्होंने 1911 में एक कविता की रचना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो 5 पदों में थी, और कविता के जो पहले पद थे उसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसका एक संक्षिप्त रूप भी है, जैसे एक तो 52 सेकंड लगता है पूरा पूर्ण रूप गाने में, संपूर्ण रूप में, और इसका एक संक्षिप्त रूप है प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति, जिसे गाने में हमें 20 सेकंड का समय लगता है, 20 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान के बोल एवं धुन स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में तैयार किया था। तो राष्ट्रगान का बोल और धुन जो था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली जो जगह है, वहाँ पर तैयार किया गया था, और आज भी उनके बनाए धुन को ही प्रयोग में लाया जाता है। यह मूलतः बंगाली भाषा में लिखा गया था, जिसमें सिर्फ संस्कृत शब्दों की अधिकता है। इसे सिर्फ संज्ञा शब्दों के प्रयोग द्वारा देखिए दोस्तों, इसमें जो है इतना आसानी से हमारा राष्ट्रगान जो है वो संविधान सभा के द्वारा नहीं अपनाया गया। इसमें बहुत सारे विवाद हैं जो आज तक भी सुलझाया नहीं गया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट विवाद ये था कि इसे 1911 में टैगोर की रचित एक कविता से लिया गया था, जो मुख्यतः 5 पदों में थी, और इसके पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अब इसमें जो जन गण मन अधिनायक जो आता है, वो अधिनायक शब्द जो है विवाद का ये जो है एक वर्ड बन गया। अब इसमें क्या विवाद था, इसको जान लेते हैं हम लोग। तो जन गण मन में वर्णित अधिनायक शब्द अंग्रेजी शासन का महिमा मंडन करता था। इसमें जो अधिनायक शब्द है, वो है अंग्रेजी शासन का ये गुणगान करता है, इसमें कहा गया है। और जॉर्ज पंचम को अधिनायक कहा गया था। इसमें जो है जॉर्ज पंचम को अधिनायक कहा गया था। अब जॉर्ज पंचम कौन थे? तो 1911 में जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ भारत आए हुए थे। ठीक है, 1911 में जॉर्ज पंचम जो थे, वो अपनी पत्नी के साथ भारत आए हुए थे, और उस समय यहाँ पर बंगाल विभाजन का जो है आंदोलन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था। तो जो कहा जाता है कि जॉर्ज पंचम जो थे, उसने बंगाल विभाजन को निरस्त किया था, मतलब बंगाल विभाजन जो था उसको ख़त्म कर दिया था। और यह स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता थी, सबसे पहली सफलता और जीत थी स्वदेशी आंदोलन की। ठीक है, तो कांग्रेस जो था, वो खुश होकर जॉर्ज पंचम को बंगाल विभाजन निरस्त करने पर धन्यवाद देना चाहती थी। जो कांग्रेस थे और कांग्रेस दल के जितने भी नेता थे, वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्हें लग रहा था कि जॉर्ज पंचम की वजह से ही बंगाल का विभाजन निरस्त हो चुका है, और इसके वजह से वो उसका धन्यवाद ज्ञापन जो है लगातार करना चाह रहे थे। और टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनको उनके किसी एक परम मित्र ने पत्र लिखा और कहा कि जॉर्ज पंचम के लिए गीत लिखने को उसने कहा था उन्हें। तो वे नाराज हो गए क्योंकि वे ब्रिटिश विरोधी थे। ठीक है, कहा जाता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वो स्पेशली जॉर्ज पंचम के लिए ही ये गीत को लिखे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जॉर्ज पंचम ने आगे इसको खारिज किया और बताया कि वो खुद ही एक ब्रिटिश विरोधी थे, क्योंकि वो एक ज़माने के बहुत ही अच्छे लेखक थे, और वो लगातार ब्रिटिश शासन को एक अच्छे तरीके से वो देख रहे थे, स्कॉलर विद्वान की तरह से, और उन्हें आभास हो चुका था कि जो अंग्रेज हैं वो हमें पूरा तरीका से लूट लेना चाहते हैं। तो टैगोर ने कहा था कि यह गान मानव भाग्य विधाता के लिए लिखा गया है। बंगाली नामक अखबार में
एक बार बंगाली नामक अखबार छपा था और उसमें कहा गया कि दिन की शुरुआत एक देशभक्ति गीत से हुई, लेकिन प्रेस में दिखाया गया कि यह गीत जॉर्ज पंचम के लिए लिखा और गाया गया था। तब से यह एक विवाद का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन 1912 में टैगोर ने कहा कि गाने में वर्णित भारत भाग्य विधाता के केवल दो ही मतलब थे, और दो ही मतलब क्या थे, तो देश की जनता, उनका कहना था कि इसमें वर्णन किया गया देश की जनता के बारे में, और एक ऊपर वाला जो सर्वशक्तिमान है यानी देवता, उसके बारे में कहा गया था। आगे वो कहते हैं, आगे उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट को डिसाइड किया और कहा कि 19 मार्च 1939 को टैगोर ने कहा कि मैं इसे अपना अपमान समझूंगा कि हमें जॉर्ज पंचम के लिए जन गण मन लिखना पड़े। यदि मुझे किसी भी तरह के आरोपों का जवाब देना पड़े तो मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं इतनी बड़ी मूर्खता कभी नहीं कर सकता कि जॉर्ज पंचम की मैं प्रशंसा करूं, क्योंकि मैं खुद ही एक ब्रिटिश शासन का विरोधी रहा हूं। तो मैं जॉर्ज पंचम के लिए यह गीत कैसे लिख सकता हूं। तो इस प्रकार से 1939 तक में जाकर जब टैगोर ने ये बात बताया, तभी इसके लिए जिज्ञासा जो है थोड़ा शांत हुआ और कहा गया कि नहीं, टैगोर ने हमारे इंडिया के लिए ये जो राष्ट्रगान है वो लिखा था। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रगान से रिलेटेड, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जिसमें सबसे पहली रचना 1911 में की गई। सबसे शुरुआत बार गाया गया इसको 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। और राष्ट्रगान का दर्जा इसे दिया गया वो 24 जनवरी 1950 को, किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन संविधान सभा के द्वारा। इसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसको गाने की अवधि 52 सेकेंड हमको मिलती है, और 52 सेकेंड में इसे गा लेना चाहिए। लेकिन एक इसका छोटा और लघु रूप है जिसे 20 सेकेंड में भी गाया जाता है। और ये क्या है, तो प्रथम पद और प्रथम शीर्षक, जो प्रथम स्टेंजा है और अंतिम स्टेंजा जो है उसको मिलाकर। और देखिए, इसको बजते समय जो है काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए हमें। और इसे एक नियम इसका ये है कि हर जगह इसको नहीं बजाया जा सकता है, नहीं तो इसका फिर अपमान हो जाता है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रगान है, तो इसे हर जगह हम लोग नहीं बजा सकते हैं। दूसरा, यह देश का सम्मान और प्रतिष्ठा है, तो राष्ट्रगान हमारे देश का सम्मान और प्रतिष्ठा है, और इसे बजते समय हमें खड़ा रहना चाहिए। और जो भी व्यक्ति बैठा रहता है उसे भी इसके बजते समय उसको खड़ा हो जाना चाहिए। और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस पर हमें डांस नहीं करना चाहिए। जो राष्ट्रगान है उस पर हम डांस नहीं कर सकते हैं, और इसे कोई भी कॉम्पिटिशन में इसे नहीं गाया जा सकता है। जस्ट लाइक इंडियन आइडल, सारेगामापा, या तो फिर वॉइस ऑफ इंडिया, या कोई भी इवेंट होते हैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स के इवेंट होते हैं, उसमें इसे नहीं गाया जा सकता है। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको हम देखते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ही नियम बनाए गए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी जो देश के नागरिक होने के नाते आपको ये सभी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो कानून के मुताबिक, जो लॉ के मुताबिक, राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर राष्ट्रगान गाने अथवा बजने के दौरान कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण खड़ा है तो इसे राष्ट्रगान या राष्ट्र के प्रति कोई अपमान नहीं माना जा सकता है। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, कि कानून के मुताबिक अगर राष्ट्रगान गाने के लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, और अगर राष्ट्रगान गाने अथवा बजने के दौरान कोई व्यक्ति अगर शांतिपूर्ण खड़ा है तो इसे राष्ट्रगान या राष्ट्र के प्रति कोई भी अपमान इसको नहीं माना जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करने तथा राष्ट्रगान का अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत इसमें कार्रवाई की जा सकती है। अगर राष्ट्रगान का पालन हम नहीं करते या बज रहा है और हम खड़े नहीं हैं तो उसका अपमान हो सकता है, और अपमान अगर हम करते हैं तो उसके लिए धारा बना हुआ है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 है। इसके तहत मुझ पर या किसी और पर जो इंसल्ट कर रहा है उस पर इसके लिए कार्रवाई किया जा सकता है। और नेक्स्ट है कि भारत सरकार के आदेशों के अनुसार फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान यदि फिल्म के किसी भाग में राष्ट्रगान बजता है तो हमको खड़ा होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, या गाना आवश्यक नहीं है। लेकिन इसमें एक अपडेट आया हुआ है कि कुछ समय पहले आई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अब फिल्म में यह यूज नहीं हो सकता है, और फिल्म शुरू होने से पहले ही इसे बजाया जाता है और गाया जाता है एवं इसका सम्मान दिया जाता है,
ठीक है। अगर फिल्म देखने जा रहे हैं तो उसके पहले सिनेमा घरों में इसे बजा दिया जाएगा और जितने भी जो दर्शक हैं वो इसका सम्मान करेंगे, गाएंगे और खड़े होकर इसका आदर करेंगे, ठीक है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप पर एक फर्जी मैसेज शेयर किया जा रहा था कि यूनेस्को ने जन गण मन को बेस्ट नेशनल एंथम चुना है, पर यूनेस्को ने इस खबर को खारिज कर कहा कि उसने ऐसा नहीं किया है। बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रिंसिपल और कवि जेम्स एच कजिन्स की पत्नी मार्गरेट ने राष्ट्रगान के अंग्रेजी अनुवाद के लिए म्यूजिकल नोटेशंस तैयार किए थे। म्यूजिकल नोटेशंस इसके लिए तैयार किए गए थे और साल 2005 में कई लोगों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रगान से सिंध शब्द को कश्मीर से बदलने की मांग की। इसके बदले में ये दलील दी गई थी कि सिंध अब पीओके का हिस्सा है। फिलहाल इसमें कुछ अभी एक्शन नहीं लिया गया है। तो 2005 में क्या किया गया, लोगों ने इसके लिए प्रदर्शन किया था और कहा था कि राष्ट्रगान से जो सिंध शब्द है, सिंध शब्द को कश्मीर से बदलने की मांग की गई थी। इसके बदले में दलील दी गई कि जो सिंध है अब पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, इसलिए इसे हटा दिया जाना चाहिए। फिलहाल इसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रगान का एक झलक, ठीक है। राष्ट्रगान जो है इसका एक झलक देख लेते हैं कि राष्ट्रगान हमें क्या कहता है। तो उसका कहना है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, बिंद हिमाचल यमुना गंगा, उछल जल्दी तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो जो इन्होंने लिखा है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे, इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया, हिंदी में इसका अर्थ क्या बताता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जानना आप सभी के लिए। तो हिंदी में इसका अर्थ कहा जाता है कि जन गण मन में बसे उस अधिनायक की जय हो जो भारत के भाग्य विधाता हैं। उसका नाम सुनते ही पंजाब, सिंध, गुजरात और मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल, विंध्य, हिमाचल व यमुना और गंगा से हिंद महासागर यानी जलधि मतलब जल का जगह तक उत्साह की तरंगें उठती है। सब तेरे पवित्र नाम पर जाग उठते हैं, तब तुमसे पवित्र आशीष पाने की अभिलाषा रखते हैं। सब तेरे ही जय गाथाओं की गान करते हैं। जन गण मंगल के दायक की जय हो, हे भारत के भाग्य विधाता, विजय हो विजय हो विजय हो, तेरी सर्वदा विजय हो। अगर इसका एक ठो और हिंदी अनुवाद देखेंगे तो इसमें कहा जाता है कि सभी लोगों के मस्तिष्क का शासक कला तुम हो, भारत की किस्मत बनाने वाले तुम्हारा नाम पंजाब, सिंध, गुजरात और मराठों के दिलों के साथ ही बंगाल, उड़ीसा और द्राविड़ों को भी उत्तेजित करता है। इसकी गूंज विंध्य और हिमाचल के पहाड़ों में भी सुनाई देती है। भारत समुद्र की लहरों द्वारा गुणगान किया जाता है। वो तुम्हारे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं और तुम्हारी प्रशंसा के लिए गीत गाते हैं। तुम्हारे हाथों में सभी लोगों की सुरक्षा का इंतजार है। तुम भारत के किस्मत को बदलने वाले, जय हो जय हो जय हो तुम्हारी। दोस्तों, राष्ट्रीय गान से रिलेटेड हमने जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रगीत के बारे में, क्योंकि आप एक देश के नागरिक हैं और अगर सच्चे देशभक्त हैं तो आपको राष्ट्रगीत के बारे में भी सारी जानकारियाँ होना काफ़ी अनिवार्य है। और दोस्तों, अब हमारा 15 अगस्त भी आ रहा है, तो इसके लिए भी आपको इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम लोग नेशनल सॉन्ग के बारे में जानेंगे। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, तो वंदे मातरम है। इसका फर्स्ट बोल है वंदे मातरम। और इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, ठीक है, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी भी इन्हें कहा जाता है। और 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कातला पांडा में इस गीत की रचना की गई थी। 1882 ईस्वी में संस्कृत और बंगला मिश्रित भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके गाने के लिए कोई भी निश्चित समय सीमा हमें नहीं दी गई है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में
लोगों के प्रेरणा का स्रोत रहा था। ऐसा माना जाता है कि जब 1870 से 1880 के दशक में ब्रिटिश शासकों द्वारा सरकारी समारोहों में गॉड सेव द क्वीन गीत गाए जाने को अनिवार्य कर दिया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसके विकल्प के तौर पर वंदे मातरम गीत के प्रथम 2 पदों की रचना 7 नवंबर 1876 ईस्वी को की थी। बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में जब आनंद मठ नामक बांग्ला उपन्यास लिखा, तब इस गीत को भी उन्होंने इसमें शामिल कर लिया और इसमें और भी पद जोड़े गए थे। आनंद मठ उपन्यास अंग्रेजी शासन, जमींदारों के शोषण व प्राकृतिक प्रकोप, अकाल से त्रस्त जनता द्वारा बंगाल में किए गए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम को बंगाली शैली में लय और संगीत के साथ गाया था। कब? 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद 1901 ईस्वी में कलकत्ता में हुए एक अन्य अधिवेशन में श्री चरणदास ने यह गीत पुनः गाया। सन 1905 में बनारस अधिवेशन में इस गीत को सरला देवी चौधरानी ने स्वर दिया था। स्वतंत्रता से पूर्व दिसंबर 1905 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया गया। बाद में बंग भंग आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा बन गया। तो जब बंग भंग आंदोलन चला तो उसमें ये वंदे मातरम जो था ये राष्ट्रीय नारा के रूप में उभर कर सामने आया। भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसके प्रथम 2 पदों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया गया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद जो था वो अरविंदो घोष ने किया, जबकि वंदे मातरम का जो उर्दू अनुवाद था वो आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। आनंद मठ उपन्यास में यह गीत भावनंद नामक सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इसकी बढ़ती लोकप्रियता से ब्रिटिश हुकूमत परेशान हो गया और प्रतिबंध लगाने की सोची। एक्चुअली बात ये था दोस्तों कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें वंदे मातरम एक स्वतंत्रता का प्रतीक बनकर उभरा था और लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानियों के मुंह में ये, और जितने भी जो विद्रोही थे उनके मुंह में ये चीज़ लगा हुआ रहता था, ठीक है, ये वर्ड। तो इससे जो ब्रिटिश जनता जो थी, वो ब्रिटिश शासक जो थी वो काफ़ी त्रस्त आ चुकी थी कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा इसके लिए। तो इसके लिए उन्होंने प्रतिबंध लगाने के लिए इसमें सोचा था। 1906 में वंदे मातरम देवनागरी लिपि में प्रस्तुत किया गया। आज़ादी के दौरान इसका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में टैगोर ने इसका संशोधित रूप इसका प्रस्तुत किया था। लाला लाजपत राय के लाहौर के जनरल का प्रकाशन का नाम वंदे मातरम रखा था। तो वंदे मातरम का जो है वो राष्ट्रगीत के रूप में ही इसको दर्जा प्राप्त नहीं है, बल्कि आज़ादी के दौरान राष्ट्रगीत का भरपूर प्रयोग किया गया था और बहुत से क्षेत्रों में किया गया था, जिसमें सबसे पहला था कि जो लाला लाजपत राय के लाहौर का जो जनरल का प्रकाशन था उसका नाम इसने वंदे मातरम रखा था। आगे है अंग्रेजों की गोली का शिकार बनकर दम तोड़ने वाली आज़ादी की दीवानी मातंगिनी हाजरा की जुबान पर आखिरी शब्द जो है वो वंदे मातरम ही रहा था। तो जो दीवानी थी आज़ादी की मातंगिनी हाजरा, उसको जब गोली लगा तो उसके अपने आखिरी जुबान पर भी आखिरी शब्द वंदे मातरम ही निकला था। 1907 में भिकाजी कामा ने जर्मनी में जब एक स्टंट गार्ड में तिरंगा फहराया तो उसके बीच में उसके मध्य में वंदे मातरम ही लिखा गया था। 1920 में सुब्रमण्या भारती तथा दूसरे के हाथों विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवादित होकर यह गीत राष्ट्रीय गीत का दर्जा पा चुका था। 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम के विरोध में स्वर उठे। लोगों का कहना था कि लोग इसकी मूर्ति पूजा कथा से लेकर सवाल उठाने लगे थे, पर जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव की समिति ने 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट में इस राष्ट्रगीत के गायन को अनिवार्य कर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी 2 पद ही प्रासंगिक है। इस समिति का मार्गदर्शन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था और गीत के संपादित अंश को राष्ट्रगीत के अंश के रूप में अपना लिया गया था। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक का प्रारंभ वंदे मातरम के साथ और समापन जन गण मन के साथ हुआ था।
15 अगस्त 1947 को प्रातः 6:30 बजे आकाशवाणी पर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का राग देव में निर्बद्ध वंदे मातरम गायन का सजीव प्रसारण हुआ था। उन्होंने पूरा गीत अपने स्टूडियो में खड़ा होकर गाया था। उन्होंने इसे पूरा सम्मान से के साथ गाया और पूरा सम्मान का भाव इसमें झलका। इसका पूरा श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। यह गीत द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड संख्या STC 048487102 में आज भी मौजूद है। आज भी इसको जो द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया है उसके जो रिकॉर्ड संख्या इतना में है दर्ज है, उसे आज भी निकाला जा सकता है उनके ओरिजिनल गए गाने को। आगे है कि 24 फरवरी 1950 को इसे जन गण मन के समकक्ष संविधान सभा ने इसे मान्यता दी थी। इसे जो है जन मन गण के बराबर ही अधिकार मिला हुआ है। राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रगान जन गण मन और स्वतंत्रता आंदोलन के उत्तेजक सॉन्ग वंदे मातरम को भी जन गण मन के बराबर दर्जा कहा कि दिया जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मेरे निर्णय से सभी सदस्य सहमत होंगे। उन्हें लग रहा था कि उनके निर्णय से सभी सदस्य जो है वो सहमत होंगे और लगभग सभी ने सहयोग किया। 15 सितंबर 1959 को DD नेशनल शुरू हुआ। तो जब दूरदर्शन शुरू हुआ तो हर सुबह की शुरुआत जो है वो वंदे मातरम गीत से ही होती थी। 2003 में BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक सर्वे में टॉप 10 गीतों का चयन करने के लिए पूरे विश्व से 7000 गीतों को चुना गया था और उसमें 155 देशों ने अपना मतदान दिया था और टॉप 10 के सेकंड स्थान में हमारे वंदे मातरम को स्थान मिला था। 2005 में अगर बात करें तो 2005 में इसे 100 साल पूरा होने पर लगभग 1 साल का समारोह रखा गया था। तो 1 साल जब बीता 7 सितंबर 2006 में 1 साल के समारोह के समापन पर मानव संसाधन मंत्रालय ने इसे स्कूल में गाने पर बल दिया था और उस समय इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ और 2006 में कैबिनेट मंत्री के मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि गीत गाना किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं किया गया है और ना ही इसको मतलब हर एक को गाने का ज़रूरत है। अब कुछ अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का बात करें वंदे मातरम से रिलेटेड, राष्ट्रगीत से रिलेटेड, तो ये क्या है कि इसमें देश की एकता को ये दर्शाता है। स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रेरणा का ये काफ़ी ज़्यादा स्रोत बनकर उभरा था। इससे स्वतंत्रता सेनानियों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती थी और काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना महसूस होता था इससे। इसे जनगण मन के बराबर स्थान दिया जाता है। इस पर डांस हम नहीं कर सकते, इस पर जो है डांस नहीं किया जा सकता है, जबकि इस पर डांस किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रगान में डांस नहीं किया जा सकता है। इसे कंपटीशन सॉन्ग की तरह भी गाया जा सकता है, जैसे इंडियन आइडल, सारेगामापा और अदर इवेंट्स जितने भी होते हैं उसमें इसे गाया जा सकता है। और इस पर बहुत सारे गीत भी बने हुए हैं, जैसे AR रहमान का वंदे मातरम सॉन्ग, ठीक है। तो इसे बंगाल में यह दुर्गा माता की उपासना की आराधना को दर्शाता है और इसके गाने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। वंदे मातरम का अगर एक झलक देखेंगे हम लोग तो इसमें कहा गया है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भासिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। और इसका हम लोग हिंदी में अगर अनुवाद देखेंगे तो हिंदी में इसका अनुवाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है और कहा गया है कि मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ ओ माता, पानी से सींची फलों से भरी, दक्षिण की वायु के साथ संत, कटाई की फसलों के साथ गहरा, माता उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही है, उसकी ज़मीन खिलते फूलों वाले वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई है। हंसों की मिठास वाणी की मिठास, माता वरदान देने वाली, आनंद देने वाली माता, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने आज डिस्कस किया है पूरे डिटेल में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में। एक देशभक्त और एक देश के नागरिक होने के नाते आप सभी को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में इन सभी तथ्यों की जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ
कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगर इस चैनल से आपको कुछ सीखने मिलता है तो इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा मोटिवेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप इस तरह से हमें प्यार देते हैं तो आपके लिए मैं इसी तरह से यूज़फुल कंटेंट आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। तो सबको एक बार जाते-जाते मैं कहना चाहूँगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और बस दोस्तों 2 चंद लाइनें मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, ठीक है? ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत।